नमस्कार। स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे पुष्पा सक्सेना की एक खूबसूरत कहानी, रिश्ते। रात में फोन से बड़ी ताई की मृत्यु की खबर पाकर सुमन अपने को रोक नहीं सकी थी। सुबह की फ्लाइट की बुकिंग कराने बाद एक पल को भी नींद नहीं आ सकी। बचपन से बड़ी होने तक की घटनाएं बेतरतीब वार याद आती रहीं। सच तो यह था, भारत से जुड़े नाते में ताई ही एक संपर्क सूत्र बच रही थीं। आज ये सूत्र भी टूट गया। ताऊ जी की मृत्यु के बाद मुकुल भैया की हर कोशिश के बावजूद ताई ने अपना घर नहीं छोड़ा। हार कर मुकुल भैया कनाडा बस गए। अम्मा बाबूजी भी आशीष भैया के साथ नाइजीरिया जा चुके थे। घर के नाम पर तो सबके पास वही घर था जहां ताई अकेली रह गई या छोड़ दी गई थी। न जाने उनके अंतिम समय में भैया पहुंच पाए या नहीं। मृत्यु की खबर तो किसी पड़ोसी ने दी थी। अब तो पड़ोसी भी सुमन के लिए अजनबी थे। कभी वे सब कितने अपने हुआ करते थे। घर के दरवाजे पर स्त्री पुरुषों के बीच से रास्ता बनाती सुमन ताई के पार्थिव शरीर के पास जा पहुंची। आंगन में तुलसी चेहरा के नीचे गोबर से लिपी धरती पर ताई चिरनिद्रा में सो रही थी। चेहरे पर वही शांति जिससे सुमन अच्छी तरह परिचित थी। सुमन को देख गोमती चाची आगे बढ़ाई। आ गई सुम्मी, आखिरी वक्त तुझे खूब याद करती रही जीजी। गोमती चाची के सीने पर सिर धर सुमन रो पड़ी। गोमती चाची प्यार से उसकी पीठ सहलाती रह गई। जी भर रो चुकने के बाद सुमन ताई के सिरहाने बैठ गई। पंडित जी गीता का पाठ कर रहे थे। गोमती चाची ने धीमे से बताया था, मुकुल बाहर की व्यवस्था में व्यस्त है, बहू और बच्चों का आना नहीं हो सका। अम्मा बाबूजी के लिए ताई के शव को रोकने की सलाह पर मुकुल भैया ने ना में सिर हिला दिया। गर्मी में इतनी देर बाड़ी रखना पॉसिबल नहीं है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर ऐसा ही था तो मार्चरी में ही बाड़ी रखनी थी। मुकुल भैया की बात सही होते भी सुमन को बांडी शब्द चुभ गया। कुछ देर पहले की सजीव ताई अब बांडी भर रह गई थीं। बचपन से ताई की गोद में खेलते बच्चे आज बड़े हो चुके हैं। राम नाम सत्य के साथ ताई ने इस घर से विदा ले ली। सुमन से नहाने धोने का आग्रह कर गोमती चाची अन्य व्यवस्था में जुट गई थीं। बचपन के परिचितों में बस गोमती चाची और गोवर्धन काका ही तो शेष थे। बाकी पड़ोसी अपने अपने बच्चों के साथ कहीं और जा बसे थे। 7 वर्षों में इतना परिवर्तन अप्रत्याशित होते हुए भी सत्य था। सिर से नहाकर बाहर आई सुमन को घर का सन्नाटा काटने सा लगा। मोहल्ले की अधिकांश स्त्रियां रस्म निभा वापस नहाने धोने जा चुकी थीं। रिश्तेदारों के नाम पर था ही कौन। उतनी सी देर में गोमती चाची न जाने कब नहा धो केतली में चाय लिए आ पहे नूची थीं। केत की कमरा आंगन धो गोमती चाची के आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी थी। आंचल से आंसू पोंछ चाची ने एक कप में चाय ऊनंडेल सुमन की ओर बढ़ाई थी। ले बेटी, इतनी दूर से आई है, गला सूख रहा होगा। तेरी ताई होती तो। सुमन हिलक कर रो पड़ी। हाथ में पकड़ा कप छलक गया। प्यार भरा हाथ पीठ पर धर गोमती ने सुमन को सहारा सा दिया। चाय का घूंट गले से नीचे उतारती सुमन ने आंसू पोंछ डाले। चारों ओर पसरे सन्नाटे ने सुमन को सहमा सा दिया। इस घर से सुमन का बचपन जुड़ा था। ताऊ ताई, अम्मा बाबूजी, मुकुल और आशीष भैया के बीच अकेली सुमन सबकी दुलारी थी। हर तीज त्योहार पर घर में कितनी रौनक हुआ करती। पड़ोस के किशन चाचा, गोवर्धन काका, शांता मौसी सबके परिवार हवन में इकट्ठा होते। ताऊ जी सब परिवारों के बुजुर्ग माने जाते। तब ये घर सारे मोहल्ले का कनेद्र हुआ करता। धनिया आंगन को लीप पोत चमका देती। बच्चों को वो लंबा हवन खासा उबाऊ लगता, पर ताऊजी के डर से सबको बैठना पड़ता। राखी पर सुमन की बनाती। राखी बांधने के बदले रुपए देते। दोनों भाई अड़ जाते। नहीं देंगे रुपया, ये तो पैसा ऐंठने का बहाना है। आशीष भैया की उस बात पर ताऊजी नाराज हो जाते। वो डांट पड़ती कि बिना हील हवाला किए दोनों भाई चुपचाप पैसे थमा देते। बाद में भले ही उन पैसों को हथियाने के लिए सुमन की लाख मिन्नतें लड़ाई करते। अपने राखी के रुपयों से सुमन को उन्हें पिक्चर तो दिखानी ही पड़ती थी। तीज पर अम्मा और ताईजी का उत्साह देखते ही बनता।
ताईजी को उस दिन बेटी की कमी खलती, पर सुमन का लाड़ कर वह अपने मन की साध पूरी कर लेती। गोटा लगी धानी चुन्नी के साथ सलवार सूट में सुमन की सलोनी काया खिल उठती। झूले की उए नंची पैंग पर कितना मजा आता, और बस थोड़ा और ऊपर पहुंच वह सारे आकाश को मुट्ठी में समेट लेना चाहती। 30 के दिन ही लड़कों को महसूस हो पाता कि लड़की होना कितना अच्छा होता है। गौतम ने तो हद ही कर डाली थी। बहन की साड़ी पहन सुमन को उतनी उए अंची पेंक पर आकाश छुआने चला था। डरकर सुमन की चीख निकल गई। हाथ में पकड़ा झूला न जाने कैसे छूट गया और वह धम्म से नीचे आ गिरी। माथे से निकली खून की धार पूरी चुन्नी भिगो गई। सब दहशत में आ गए थे। हजार हजार गालियां देती शांता मौसी ने गौतम पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बौछार कर दी थी। ताई मुश्किल से रोक पाई थी। क्यों मार रही हो शांता? बच्चे की जान ही ले डालेगी। मर जाए तो जान छूटे। अब ये क्या बच्चा है, पूरे 16 साल का हो गया, इसीलिए उसे इस तरह धुन रही हो। बहुत हो गया, अब छोड़ो उसे। नहीं मौसी, गलती मेरी है। सुमन इतना डर जाएगी मैंने नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दो मां। गौतम का स्वर गंभीर था। बस बस, बहुत हो गया, अब भाग यहां से। अम्मा ने गौतम को मीठी झिड़की दी थी। सुमन का हाथ अनायास ही माथे के ऊपर की ओर पड़े दाग पर चला गया। अम्मा को हमेशा दुख सालता। लड़की के चांद से चेहरे पर दाग पड़ गया। सुबोध ने भी एक बार कहा था, प्लास्टिक सर्जरी से इस दाग को हटवा क्यों नहीं देती, पर सुमन की इस तरफ कोई रुचि नहीं थी। घाट गए लोग वापस आ चुके थे। गोमती चाची व्यस्त हो उठी। शीला जीजी के अंतिम काम में कोई कमी कसर न रह जाए। पंडित जी के हाथ पांव धुला, नीम की पत्तियां थमा दी गई। सबका मुंह मीठा कराने के लिए गोमती चाची ने न जाने कब मोतीचूर के लड्डू में नंगा लिए थे। मुकुल भैया के चेहरे पर खींच सी उभर आई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहाने जा रहा हूं, उसके बाद सोए नंगा, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। पर बेटा, 13 दिन तक तुम्हें ही सब नेम धर्म निभाना होगा। मैं यहीं इसी जगह कंबल बिछाए देती हूं। मुझसे इस सीलन भरे कमरे में नहीं सोया जाएगा। मैं ऊपर जा रहा हूं, हो सके तो 1 कप चाय भेज दीजिएगा। कुमती चाची की बात अनसुनी कर सुमन से चाय की फरमाइश कर मुकुल धड़धड़ा के सीढ़ियां चढ़ गया था। गोमती चाची विस्मित ताकती रह गई। शीला जीजी की आत्मा जब यहां आएगी, बेटे को न पा कितना तड़पेगी। सुमन को याद आया, ताऊ जी के निधन के बाद पूरे 13 दिन ताई धरती की शैया बना फलाहार पर रही थीं। दबी जुबान से अम्मा ने खाट पर सोने की बात कही तो ताई ने दृढ़ता से नाम में सिर हिला दिया था। आज ताई की आत्मा की शांति के लिए कौन विधि विधान पूरे करेगा? सुमन को तो पहले ही पराया धन कह हर काम से अलग किया जाता रहा है। अचानक किसी परिचित आवाज ने सुमन को चहका दिया था। क्यों मौसी, पड़ गई ना सोच में? मुकुल भैया की जगह मैं तैयार हूं, बिछाओ कुछ शैया। हमारे मुकुल भैया 7 समंदर पार से दौड़े आए हैं, कितना थक गए होंगे ये तो सोचा होता मौसी। अपने आनंदी चेहरे के साथ सामने गौतम खड़ा था। कुर्ते पाजामे के ऊपर शाल ओढ़े गौतम के चेहरे पर उम्र शायद अपना असर डालना भूल गई थी। ये भली कही, बेटे की जगह पड़ोसी को रस्म निभाने की बात पहली बार सुनी। गोमती का स्वर खिन्न था। जब ताई ने मुझे बेटे की जगह दी तो ये फर्ज भी मुझे ही निभाना है। ए मौसी, बोलो क्या करना है? गौतम अब गंभीर था। पूरे 13 दिन धरती की शैया पर सोकर नियम से फलाहार पर रह, पूजा पाठ करनी होगी। तू मांस मछली भक्षी कर सकेगा, मैं क्या कर सकेनूंगा? उसकी चिंता छोड़ दो मौसी, तुम मुकुल भैया को देखो, बड़ा पुण्य पाएगा गौतम। शीला जीजी की आत्मा को शांति मिले भगवान। अपने दोनों हाथ जोड़ सिर से लगा गोमती चाची ने अदृश्य को प्रणाम किया था। स्तब्ध सुमन ताकती रह गई। जिस गौतम का इस घर में वैसा अपमान किया गया, वही आज ताई के पुत्र का कर्तव्य निभाने आगे बढ़ आया था। शरीर से कुर्ता उतारते गौतम की दृष्टि सुमन पर पड़ी थी। हाथ ठिठक से गए। सुमन ने दृष्टि झुका ली थी। सुमन बिटिया, चल तू भी घड़ी भर आराम कर ले, तब तक इसके लिए मैं आसन बिछा दे दूं, पंडित जी आते होंगे।
निःशब्द सिर झुकाए सुमन कमरे से बाहर चली गई, पर पीठ पर घड़ी 2 आंखें उसे अंदर तक उद्वेलित कर गईं। अम्मा बाबूजी के कमरे में सब कुछ वैसा ही व्यवस्थित था। जिठानी देवरानी में अच्छी पटती थी। अम्मा बाबूजी के नाइजीरिया चले जाने के बाद भी ये कमरा उनके नाम पर सजा से नंवरा रहा। उसे किराए पर या किसी और प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की बात ताई ने शायद कभी नहीं सोची। अम्मा के पलंग पर लेटी सुमन को जोरों की रुलाई आ रही थी। अपने इस घर में कभी उसने ऐसा अकेलापन महसूस नहीं किया। दोनों भाई पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तब भी अम्मा ताई और मोहल्ले की चाची मौसी के बीच वह कभी अकेली नहीं थी। अतीत का एक नाम याद करने में सुमन के या संकोच क्यों हो रहा था? गौतम ने क्या कभी उसे अकेली रहने दिया था? हमेशा छाया बना गौतम सुमन का खालीपन भरता रहा। कभी तो उसकी मौजूदगी पर सुमन खींच जाती, अनचाहे ही वह उसका अंगरक्षक बन जाता। साथ की लड़कियां जब गौतम का नाम ले उसे छेड़ती तो सुमन को सचमुच नाराजगी होती। सुमन की पसंद लायक गौतम में था ही क्या? विधवा मां का इकलौता बेटा, उस पर जमीन जायदाद के नाम पर सिर पर 2 कमरों का छोटा सा मकान भर उसकी पूंजी थी। पढ़ाई लिखाई में सामान्य गौतम से किसी को ज्यादा अपेक्षाएं नहीं थीं। कभी सुमन को लगता अगर वह उसका पीछा छोड़ पढ़ाई में मन लगाता तो शायद परिणाम अच्छे रहते। सुमन के मेनऊह से निकली बात पूरी करना गौतम का परम कर्तव्य होता। आशीष भैया की शादी में सुमन ने अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए न जाने कितनी बार गौतम को दौड़ाया था। उस दिन तो हद ही हो गई। पूरे काम निबटा गौतम खाने बैठा ही था कि सुमन को याद आया शाम को पार्टी में पहनने वाले सलवार सूट के साथ की चुन्नी दर्जी के यहां से पीको होकर नहीं आई है। खाना छोड़ गौतम को उठने का उपक्रम करते देख ताई ने सुमन को हल्के से झिड़का था। छेह बेटी, उसे खाना तो खा लेने दे, तेरी चुन्नी भागी नहीं जा रही। गौतम असमंजस में पड़ गया था। सुमन का मुंह तमतमा आया। लाड़ प्यार में पली सुमन को ताई की उतनी सी बात भी कितनी बुरी लग गई थी। ठीक है, मैं खुद जा रही हूं, तुम बैठकर पेट भर खाना खा लो। अपमान से गौतम का मेन मुंह काला पड़ गया था। सामने परोसी खाने की थाली छोड़ बाहर चला गया। तब भी सुमन को अपने के पर जरा सा भी दुख नहीं हुआ था। ताई की उतनी सी बात का गुस्सा सुमन ने कई दिनों तक ताई से बात न कर निकाला था। हाँ, इतना जरूर था कि उस शाम चुन्नी ओढ़ते उसकी आंखों के सामने गौतम का कातर मेनूह एक बार जरूर कौंधा था। सच तो यह था उस घर में गौतम को कभी महत्व नहीं दिया गया। वो सबके काम निबटाता रहे, उससे बस उतनी ही अपेक्षा रखी जाती। आशीष मुकुल भैया की पैंट शर्ट आयरन करने से लेकर उनकी कॉलेज की फीस जमा करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता। कुछ भी न देकर गौतम पर सबका अधिकार था। यह अधिकार खुद गौतम ने ही दिया था। लेकिन क्यों? गौतम के मन में उस घर में रहने वालों के लिए कौन सा मोह था? मुकुल भैया की नौकरी लगने की पार्टी में भी गौतम का पूरा ध्यान सुमन पर केंद्रित था। सुमन की प्लेट में कोई सब्जी खत्म हुई नहीं कि उस सब्जी के डोंगे के साथ गौतम हाजिर हो जाता। सुमन जुझे नल्ला उठती थी। मेरी प्लेट में आंख गड़ाए रखने के अलावा और दूसरा काम नहीं है तुमको। सुमन की सहेलियों की सम्मिलित हीनंसी पर गौतम संकुचित हो उठा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सुमन मानो उसके जीवन का चरम लक्ष्य थी। उसके लिए कुछ भी कर पाने में गौतम अपने को धन्य मानता। सुमन के कॉलेज फंक्शन के रिहर्सलों में रोज सुमन को रिहर्सल स्थान पर पहुंचाने और वापस लाने का दायित्व गौतम सहर्ष उठाता। आशीष भैया के पास उन फिजुल कामों के लिए वक्त कहां होता था। सच तो ये था उस घर के लिए गौतम हमेशा एक जरूरी जरूरत भर था। शांता मौसी के कामों को नकार गौतम उस घर में ही अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता। एक दिन शांता मौसी ने ताऊजी से तनुहार की थी, इस पगले को अपनी शरण में ले लगे भाई जी, घर में तो इसके पांव ही नहीं टिकते। आपकी दया से कहीं लग जाए तो 4 पैसे का सहारा हो जाए। हाँ हाँ, देखता हूं, जल्दी ही कोई काम देखे नूंगा। इंटरमीडिएट पास गौतम को ताऊजी ने ऑफिस में क्लर्की दिला शांता मौसी का दिल जीत लिया। ऑफिस के बाद गौतम का पूरा समय उनके लिए समर्पित रहता। अचानक एक दिन सुमन गौतम पर बहुत सहृदय हो आई थी। तुम अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करते गौतम? पढ़ने से तुम्हें आगे भी तरक्की मिल सकती है ना?
गौतम एक तक सुमन का मुंह ताकता रह गया था। उस दिन के बाद से गौतम ने घर में पढ़ाई शुरू कर दी थी। गौतम ने जब BA परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की तो सुमन सचमुच खुश हुई थी। बाबूजी ने पीठ ठोंक शाबाशी दी थी। गौतम का उत्साह देखते ही बनता था। पूरे घर को मिठाई खिला, अम्मा, ताई, ताऊ सबके पांव छू आशीर्वाद लिया था। सुमन को अलग से धन्यवाद देते गौतम का चेहरा लाल हो आया था। MA के बाद गौतम ने एक कॉलेज में लेक्चररशिप ले ली थी। घर में उसका आना जाना पूर्ववत था, पर अब गौतम के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक रहती। उसे ऐसे वैसे काम कहने के लिए सबको संकोच होने लगा था। उसकी नौकरी का संतोष उसके पूरे घर में था। शांता मौसी तो ताऊजी के गुण गाते न थकती। कुछ दिनों में दुबले पतले गौतम के शरीर पर मांस चढ़ाया। गोरे चेहरे पर लाली आते ही गौतम दूसरा ही व्यक्ति लगने लगा था। धीमे धीमे सोच समझकर बातें करता गौतम सबको सहज ही आकर्षित करता। मुकुल भैया से गौतम की ज्यादा ही पटती। गौतम में आए परिवर्तन को लक्ष्य कर उन्होंने कहा भी था, क्या बात है यार, अब तो पहचान में ही नहीं आते। गौतम मुस्कुरा के चुप रह गया। सुमन की सहेलियां भी गौतम से बातें करने को उत्सुक रहती, पर वह सबसे मिलकर भी सबसे अलग ही बना रहता। हाँ, सुमन के साथ होते ही उसका चेहरा अजीब चमक से उज्जवल हो उठता। ऐसा नहीं कि सुमन गौतम के इस परिवर्तन से अछूती थी, पर गौतम को लेकर प्यार व्यार की बात उसने कभी नहीं सोची। शुरू से उसे जिस रूप में देखा उसमें दासत्व भाव का प्राबल्य होने की वजह से उसके साथ वैसी कोई कल्पना उसके मन में आनी भी असंभव थी। पहले आशीष भैया, फिर मुकुल भैया की शादी के बाद घर में रौनक बढ़ गई। दो बहुओं के घर में रहने की वजह से अम्मा ताई को पास पड़ोस में घूमने बतियाने का वक्त ज्यादा मिलने लगा। दोनों भाभियों के साथ सुमन का वक्त आराम से कट रहा था। पिछले कुछ दिनों से घर के सामने वाले घर में एक नया परिवार आ बसा था। धनी माँ बाप का इकलौता बेटा अरुण देखने में भी बेहद आकर्षक था। पहले ही दिन सुमन को अरुण भा गया। अरुण ने MA प्रीवियस में एडमिशन लिया था। सुमन का हिस्ट्री डिपार्टमेंट और अरुण का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पास पास ही थे। अक्सर अरुण और सुमन साथ साथ आने जाने लगे थे। साथ ही लड़कियों ने दोनों को लेकर जब छेड़ना शुरू किया तो सुमन का मन मीठी गुदगुदी से भर गया। अरुण को लेकर उसने सपने देखने शुरू कर दिए। अब भाई भाभियों की जगह उसे एकांत ज्यादा भाता। न जाने क्यों आशीष भैया को अरुण फूटी आंखों न सुहाता। ये लड़का पक्का घाघ है, माँ बाप के पैसों से गुलछर्रे उड़ा रहा है। वो कैसे? मुकुल भैया इन बातों के प्रति अक्सर उदासीन ही रहते। अरे यार, दोस्तों के साथ होटल में शराब पीना क्या अच्छे लड़कों का काम है? अरे छोड़ो यार, आजकल सब चलता है। हम दोनों तो अम्मा की कड़ी देख रेख में पले, बुद्धू हैं। आज जमाना कहां पहनुच गया, हमें होश भी नहीं। सचमुच ताई की दृष्टि से कोई नहीं छूटता था। उनके मुकाबले अम्मा का ध्यान सिवाय रसोई घर के और कहीं नहीं जाता था। ताई ने किसी को शायद ही कभी डांटा फटकारा, पर उनकी दृष्टि के आगे कुछ भी छिपा पाना संभव नहीं होता। अम्मा की सिधाई का ताई ने कभी फायदा नहीं उठाया। वह उन्हें सच्चे दिल से छोटी बहन का प्यार देती रहीं। अम्मा भी उनका खूब सम्मान करती। भगवान ने मुझे बड़ी बहन नहीं दी, उसकी कमी जीजी ने पूरी की है। त्योहारों पर पूरे घर के लिए कपड़े बनवाने की जिम्मेवारी ताई पर रहती। घर के दास दासी भी उनकी दया से अछूते नहीं रहते। देवरानी के बच्चों क्या उन्होंने कभी पराया नहीं माना। उनको तो ले देकर बस एक मुकुल भैया ही थे। बच्चों ने भी कभी अपना पराया नहीं जाना। घर की एकता बनाए रखने में ताई का बहुत बड़ा योगदान था। अक्सर देवर के लिए वह ताऊजी से भी नाराज हो जाती। बहुत कम बोलकर भी ताई अपनी बात सबसे कह जाती। ताई ने अनजाने ही घर के पुरुषों को घरेलू बातों में दखलंदाजी करने की जगह अपने पर निर्भर बना लिया था। उनके संरक्षण में किसी को शायद ही कोई शिकायत रही हो। पिछले कुछ दिनों से सुमन कॉलेज से अक्सर देर में आने लगी थी। भोली भाली अम्मा ने उसके देर से आने का भले ही नोटिस न लिया हो, पर ताई ने अचानक पूछ लिया था, क्या बात है सुम्मी, तेरी क्लासें क्या देर तक लगने लगी है? सुमन सकपका गई थी। हड़बड़ाहट में ठीक बहाना भी नहीं बना सकी थी। वो नहीं ताई,
मैं रीना के साथ चली गई थी ना। अच्छा, तो रीना के यहां देर हो जाती है। ऐसा कर, उसका टेलीफोन नंबर दे दे, कभी जरूरत पर तुझे बुलाना पड़ सकता है ना। नहीं ताई, रीना के यहां फोन नहीं है। देख सुम्मी, हमेशा याद रख, लड़की का चरित्र कांच की तरह होता है। अगर जरा सी खरोंच भी पड़ जाए तो लाख जतन पर भी नहीं जाता। मेरी बात समझ रही है सुम्मी? जी ताई। पांव के नख से जमीन कुरेदती सुमन सहम गई थी। ताई के निर्देश पर अब कॉलेज से उसे घर ले जाने कभी कुकुल भैया आते तो कभी आशीष भैया। जिस दिन गौतम उसे कॉलेज से घर ले जाने पहुंचा, वह तमतमा आई थी। अच्छा, तो तुम ताई के जासूस हो, घर का भेदी लंका ढाए। कहावत तुम जैसों के लिए ही बनी है। सच मानो सुमन, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। नहीं कहा तो क्या, ताई को सपना आया था। मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझती हूं। काश तुम मेरे मन की बात समझ पाती। मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे मन में झांकने की। एक बात और सुन लो, अपनी औकात में रहो। मुझसे ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निःशब्द गौतम उसके साथ चलता रहा। घर पहुंचते ही सुमन फट पड़ी थी। अगर फिर कभी उस गौतम के बच्चे को मुझे लाने भेजा तो मैं घर नहीं आऊं नंगी। मुझसे गंदी गंदी बातें करता है। मैं बच्ची नहीं हूं जो रोज मुझे कोई लाने पहुंचाने जाए। क्या हुआ? मुझे बता, क्या कहा उस बदमाश ने? उसकी इतनी हिम्मत, टांगे न तोड़ दी तो मेरा नाम आशीष नहीं। भैया आवेश में आ गए थे। आशीष, तुम बाहर जाओ। एक बात सुन लो, गौतम की टांगे तोड़ने की बात आज कहीं सो कह ली। आगे कभी ऐसी बात तुम्हारे मेनहूह से न निकले। ताई के उस दृढ़ स्वर का भैया प्रतिवाद न कर सके थे, पर सुमन नाराज हो उठी थी। आप बिना जाने उसका पक्ष ले रही हैं। अच्छा, तो अब सुम्मी बिटिया हमने सिखाएगी हम किसके साथ कैसा बर्ताव करें। ताई की उस मुस्कान से सुमन खिसिया गई थी। मीठी मार शायद उसी स्वर को कहते होंगे। उस दिन के बाद से सुम्मी को कॉलेज से लाने के लिए कोई नहीं गया, पर सुमन खुद ठीक समय पर वापस आने लगी थी। मुकुल भैया को कनाडा में एक अच्छे जॉब का ऑफर मिला था। घर में उल्लास और अवसाद का मिश्रित वातावरण था। पहली बार ताई का मुंह उदास दिखा। जाने के उत्साह में मुकुल भैया ने ताई की वो उदासी अनदेखी कर दी। उनका कहना था वहां जमते ही ताऊ ताई को कनाडा बुला लगेंगे। मुकुल भैया भाभी जाने की तैयारियों में जुट गए थे। मौन रहकर ताई उनकी जरूरतें पूरी करती रहीं। जाने के दिन मुकुल भैया जब ताई के पांव छूने झुके तो ताई ने उन्हें आशीर्वाद दे आंचल से आंखें पोंछ डाली थीं। घबराना नहीं अम्मा, मैं जल्दी तुम्हें ले जाऊं नंगा। ना रे मुकुल, मैं अपना घर छोड़ कहीं नहीं जाने वाली, मैं इस घर में ही भली। वाह अम्मा जी, जहां बच्चे रहें वहीं घर होता है, मुकुल की पत्नी नेहा ने मीठे स्वर में कहा था। जहां रहो खुश रहो बहू, यहां ये बच्चे भी तो मेरे ही हैं, हो सके तो मुकुल को वापस ले आना। अपनी बात कह ताई तेजी से मुड़ घर के अंदर चली गई थीं। शायद अपने आंसू दिखाना उन्हें ठीक नहीं लगा था। घर वालों के बीच सबसे समन्वय बनाए रखने वाली ताई न जाने क्यों नेहा भाभी से कभी ज्यादा नहीं जुड़ सकी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी नेहा भाभी इस घर को कभी भी अपना घर नहीं समझ पाई। मुकुल भैया के कनाडा जाने के पीछे नेहा भाभी का बहुत बड़ा हाथ था। शायद इसीलिए ताई ने उन्हें मन से कभी माफ नहीं किया। मुकुल भैया और नेहा भाभी के कनाडा चले जाने के बाद ताई ने अपने को कमरे में कैद कर लिया था। अपने अकुशल हाथों में घर की बागडोर पा अम्मा डर गई थीं। ताई के हाथ जोड़ वह उन्हें जबरन कैद से बाहर लाई थीं। जी, तुम्हारे बिना ये घर संसार हमसे नहीं चलने वाला है। अगर तुमने घर परिवार नहीं संभाला तो हम अन्न जल त्याग देंगे। हार कर ताई घर के कामकाज में फिर जुट गई थीं। इन कुछ एक दिनों में सुमन बहुत आगे बढ़ गई थी। उस रात कमरे की खुली खिड़की से अरुण जब उसके कमरे में पहुंचा तो पांव की ठोकर से कमरे में रखा पीतल का लैंप जोरदार आवाज के साथ नीचे आ गिरा था। अरुण खिड़की से कूद बाहर भाग गया था। शोर की आवाज सुन आशीष भैया, अम्मा, ताई सब उसके कमरे में आ पहुंचे थे।
भागते अरुण की पीठ ऐन अंधेरे में भी स्पष्ट थी। आशीष भैया दहाड़े थे। कौन आया था इस कमरे में? सुमन थर थर कांप रही थी। जल्दी बता, वरना तेरी जान ले डालूंगा। आशीष भैया के उठे हाथ देख सुमन की जान निकल गई थी। डरते डरते अस्फुट शब्द में नूह से निकला था, गौ तो मो। क्या उस साले की ये मजाल, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने चला है। आवेश में आशीष भैया सोते गौतम को उसके कमरे से खींच बाहर ले आए थे। ताबड़तोड़ थप्पड़ घूंसों की बौछार के बावजूद गौतम मौन बना रहा। शांता मौसी हाथ जोड़ विनती करती जा रही थीं। छोड़ दो बेटा, अभागा जन्मते ही मर क्यों न गया। मैं तो समझी कमरे में सो रहा है। आखिर अम्मा के बीच बचाव से आशीष भैया ने उसे छोड़ा था, पर वह फुफकार रहे थे, खबरदार जो इस घर में फिर कभी पांव भी रखा, टांगे तोड़ दूंगा। उस बीच ताई न जाने कहां चली गई थीं। अच्छा हुआ ताऊ जी के साथ बाबूजी लखनऊ गए थे। पिछले कुछ दिनों से ताऊ जी को सीढ़ियां चढ़ने में बहुत कष्ट होने लगा था। डॉक्टर ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जांच कराने की सलाह दी थी। अगर वे लोग घर में होते तो शायद गौतम का जिंदा रहना मुश्किल होता। 2 दिन तक घर में मौत सा सन्नाटा छाया रहा। बाबूजी और ताऊजी के आने से वातावरण और भी बोझिल हो उठा। ताऊजी को फेफड़े का कैंसर था। सब बातें छोड़ ताई पति की परिचर्या में जुट गई। अपनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने बाबूजी से जल्दी सुमन की शादी निबटाने की बात दृढ़ स्वर में कही थी। सुमन के लिए लड़का खोजने में बाबूजी को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा था। वर्षाएं पहले इंग्लैंड में जा बसे उनके मित्र को भारतीय पुत्रवधू चाहिए थी। सुबोध को पहली नजर में ही सुमन पसंद आ गई। विदा के समय ताई ने गंभीर स्वर में कहा था, मेरी एक बात गांठ से बांध ले सुम्मी, अपनी गलती छिपाने के लिए कभी किसी दूसरे को अपराधी मत बनाना। ऐसा करने से मन की शांति चली जाती है ए बिटिया। स्तब्ध सुमन ताई की आंखों में निहारती उनके सीने पर सिर धर जोर से रो पड़ी थी। उसका सिर सहलाती ताई ने तसल्ली दी थी, जो गलती हो गई उसे भूल जा सुम्मी, तेरी जगह मैं प्रायश्चित कर लूंगी। मुझ पर विश्वास है ना? हां ताई, अपने से ज्यादा मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे माफ कर दो ताई। तब ठीक है, शांत मन अपने घर जा। मन पर किसी तरह का बोझ मत ले जाना बिटिया। प्रभु तेरा कल्याण करें। लंदन में पति गृह में सुमन को पूरा प्यार और सम्मान मिला। सुबोध खुले दिल का युवक था। उसे पा सुमन का जीवन खुशियों से भर गया। सब कुछ होते हुए भी सुमन के अंतर में एक ऐसी गांठ थी जिसे सुबोध के साथ शेयर कर पाना असंभव था। कभी रातों में सोई सुमन अचानक जागकर पसीने पसीने हो जाती। लगता उस पर कोई वार कर रहा है, सब उसे चोर कहकर पुकार रहे हैं। सुबोध परेशान हो उठता, पर सुमन बेचैन हो जाती। निरपराध निर्दोष गौतम का वह अपमान क्या क्षम्य था। काश आने के पहले वह उसके पांवों में पड़ क्षमा मांग लेती, तो उदार गौतम क्या उसे माफ न करता। अपनी छपटाहट बेचैनी जीती सुमन एक बेटे की मां बन गई। बेटे का नाम उसने सिद्धार्थ रखा था। सुबोध को वो नाम ज्यादा नहीं, जेनंचा था। ये क्या तकियानूसी नाम रख रही हो? कोई नया नाम क्यों नहीं खोजती? ये गौतम सा निष्पाप, त्यागी, उदार बने, इसीलिए ये पुराना नाम ही चलेगा। तुम्हारी मर्जी। उसकी इच्छा देख सुबोध ने बहस नहीं की थी। ताऊ की मृत्यु पर पहे नूची सुमन की आंखें गौतम को खोजती रहीं। उस समय ताई से कुछ पूछ पाना बहुत कठिन था। आशीष भैया अपने साथ अम्मा बाबूजी को नाइजीरिया ले जा चुके थे। ताऊ जी की मृत्यु पर अम्मा अकेली ही पहे नूची थीं। शांता मौसी अम्मा के गले लग रो पड़ी थीं। रोते रोते उन्हीं ने बताया था किसी छात्रवृत्ति पर गौतम अमेरिका गया हुआ था। जिन्होंने उसे इस लायक बनाया, उनके अंतिम दर्शन भी वह नहीं कर सका। सुमन को शांता मौसी ने प्यार से सीने से चिपका पूछा था, सुख से तो है सुम्मी? तेरा बेटा तो एकदम राजकुमार सा लगता है। शांता मौसी की बातों में कहीं कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। सुमन का मन धरती में गड़ जाने को हुआ था। उसकी वजह से देवी तुल्य शांता मौसी और गौतम को व्यर्थ ही कितना अपमान झेलना पड़ा था।
किसी को इतनी आसानी से क्षमा कर देना क्या उतना आसान होता है? अनजाने ही झुककर सुमन ने शांता मौसी के पांव छू लिए थे। शांता जैसे घबराकर पीछे हट गई थीं। अरे रे रे, ये क्या कर रही है? कहीं बेटियां पांव छूती हैं? काहे पाप चढ़ा रही है बिटिया? शांता मौसी संकुचित थीं। देवी देवता के पांव छूने से पाप नहीं चढ़ता मौसी। रुलाई रोकती सुमन कमरे से बाहर चली गई थी। गोमती चाची ने आकर बत्ती जलाई थी। सुमन, जरा सा में नूह जुठार ले। भूखे पेट सोएगी तो ताई की आत्मा को तकलीफ होगी। मुकुल तो सुनने वाला नहीं। नीचे सीढ़ियां उतरती सुमन की दृष्टि गौतम पर पड़ी थी। ध्यानस्थ तपस्वी सदृश धरती पर बिछे कंबल पर ताई के कमरे में अकेला बैठा गौतम कोई पुस्तक पढ़ रहा था। सुमन का बहुत जी चाहा गौतम के पास जा अपने अक्षम्य अपराध की क्षमा मांग ले, पर गौतम के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। चाची, क्या गौतम ताई के पास आता रहता था? अरे तुझे नहीं पता, गौतम तो जीजी का खास बेटा था। उनका अपना बेटा तो 7 समंदर पार जा, उन्हें भुला ही बैठा था। शांता मौसी कहाँ हैं? मोहल्ले की कुछ औरतें तीर्थ यात्रा पर गई हैं, वह भी उनके साथ गई है। जाना तो मुझे और जीजी को भी था, पर जीजी की तबीयत पहले ही खराब हो गई। उनके बिना मैं कैसे जाती? सोचा था अगले बरस हम दोनों जाएंगे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। गोमती चाची ने गीली आंखें आंचल से पोंछ सुमन के आगे पड़ोस के घर से आया भोजन परोस दिया था। मुझे भूख नहीं है चाची। अरे बिटिया, ऐसे में किसे भूख लगे है? पर रीति रिवाज तो निभानी ही पड़े है, फिर ये पापी पेट क्या मानेगा? चाची, गौतम ने कुछ खाया? उसे तो 13 दिन फलाहार पर रहना है। शांता बीबी जी ने बड़े पुण्य किए थे, ऐसे बेटे को जन्म दिया। लाख कहने पर भी आज तक शादी नहीं की है। मां के साथ पूरे मोहल्ले की सेवा करता है। भगवान उसे लंबी उम्र दें। गोवर्धन काका की आवाज पर गोमती बाहर चली गई थी। सुमन सोच में पड़ गई थी। गौतम ताई का इतना अभिन्न बन चुका है, इसकी खबर कभी ताई ने नहीं दी। सुमन के नाम उनके खत पहुंचते थे, पर गौतम का उनमें कभी कहीं जिक्र तक नहीं रहता। ये सच है, सुमन का वो झूठा आरोप ताई से छिपा नहीं था। शायद इसीलिए जानकर उन्होंने गौतम के बारे में उसे कभी नहीं लिखा। कौन विश्वास करेगा? ताई का अपना कोख जाया बेटा ऊपर कमरे में आराम से सो रहा है, और ये गौतम ताई की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान अपने सिर ले उन्हीं के सीलन भरे कमरे में अकेला बैठा साधना कर रहा है। क्या रिश्ता था गौतम का ताई से? दूसरे दिन मुकुल भैया की तबीयत खराब हो गई थी। पूरी भाजी हजम कर पाना उन्हें संभव नहीं हो सका था। अपने घर से खिचड़ी बना गोमती चाची ने मुकुल भैया को खिलाई थी। बहुत रोकने पर भी वह पूछ बैठी थी, एक बात बता सुम्मी, जीजी की आत्मा जब अपने कमरे में आएगी, वहां बेटे को न पा, क्या उनकी आत्मा शांति पा सकेगी? आप चिंता न करें चाची, शरीर त्यागने के बाद आत्मा सुख दुख से परे हो जाती है। सुमन ने भोली चाची को तसल्ली दी थी। 5वें दिन मुकुल भैया चले गए थे। कनाडा से भाभी का फोन आया था। छोटे बेटे की तबीयत खराब थी, वह हॉस्पिटलाइज्ड था। वैसे भी मुकुल ने कहा था, अम्मा का काम आर्य समाजी विधि से करने में क्या हर्ज है। उस समय गोमती चाची ने उन्हें बताया था, जीजी नेम धर्म वाली स्त्री थीं। उनकी आत्मा की शांति के लिए 13 दिन तो नियम से रहना ही होगा। मुकुल भैया की समस्या का समाधान गौतम ने आगे बढ़कर दिया था। जन्म से न सही, कर्म से तो वह ताई का बेटा जरूर था। अम्मा बाबूजी के आ जाने के बाद घर में जीवन के लक्षण दिखने लगे थे। सुमन भी उनसे पूरे 1 वर्ष बाद मिली थी। ताज्जुब यही था कि गौतम के प्रति अम्मा बाबूजी भी बेहद सहृदय थे। अम्मा ने अब गौतम के साथ घर को भी संभाल लिया था। गोमती चाची उनकी सहायता को थी ही। दिन भर काम के बाद अम्मा थोड़ा सो गई थीं। बाबूजी बाहर वाले कमरे में आराम कर रहे थे। धीमे से अम्मा को सोता छोड़ सुमन ताई के कमरे में पहे नूची थी। उसके पांवों की आहट पर गौतम ने दृष्टि उठाई थी। उसकी आंखें जैसे चमक सी उठी थीं। आप उस दिन तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया था गौतम?
इसलिए इतना अपमान सहा था ना कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी अपराधिनी बनी रहूं। सुमन का चेहरा लाल हो उठा था। एक पल उसकी ओर ताक विस्मित गौतम हल्के से हे नंसा था। इतने दुख के समय ऐसी बातें करना ठीक है सुमन? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें सच स्वीकार करना पड़ेगा। जानते हो, तुम्हारी उस महानता के नाटक की वजह से मैं पश्चाताप की आग में जलती रही हूं। अगर उस दिन सच कह दिया होता तो अम्मा की मार खाकर सब खत्म हो जाता, कोई अपराध बोध तो न सालता। तुम ऐसा ही सोचती हो सुमन? हाँ, मैं ऐसा ही सोचती है नू। उस दिन चुपचाप अपमान सहने के बाद तुमने ताई को मेरे विरुद्ध सब कुछ बताकर उनकी सहानुभूति और प्यार पाया है। क्या सच ये नहीं? ताई को तो तुम बचपन से जानती हो, सच झूठ के बारे क्या कभी उन्हें बताना पड़ा था ऐ सुमन? सवाल पूछती गौतम की आंखों ने सुमन को तिलमिला दिया था। फिर उस दिन सच क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि वही तो सच था। क्या सच था? यही कि मैं रोज तुम्हारे पास पहनूंचता था। झूठ, एकदम झूठ। मेरे कमरे में तुम कभी नहीं आए, कभी नहीं। क्या किसी के पास पहनूंचने के लिए यह जरूरी होता है कि वह उसके पास सशरीर उपस्थित हो? मतलब? हाँ सुमन, आज ये बात स्वीकार करने में मुझे जरा सी भी हिचक नहीं। तब मेरा मन हर पल हर वक्त सिर्फ तुम्हारे पास रहता था। उस रात भी मैं स्वप्न में तुम्हारे साथ ही था। इसलिए उस सत्य को स्वीकार कर। मैंने तुम पर कोई एक एहसान नहीं किया सुमन, सच वही था। और अब तुम्हारा मन कहां रहता है गौतम? अब मैं उन सब बातों से ऊपर हूं। ताई से इतना प्यार मिला कि किसी से कोई शिकायत शेष नहीं रही। तुमने अपना सच तो बता दिया, पर मेरा सच नहीं जानते। ये सच नहीं कि सिर्फ डर के कारण ही मैं असलियत नहीं बता सकी। उस वक्त तुम्हें व्यर्थ दंडित होते देखने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं। पहनूची थी, बल्कि लगा था तुम उसी के लायक हो। अपना दोष भी अपराध नहीं लगा था, पर तुमसे दूर जाकर मेरा मन बार बार धिक्कारता रहा। तुम्हें कलंकित कर अपना कलंक धोना मेरा अक्षम्य अपराध है। फिर भी क्या मुझ जैसी स्वार्थी लड़की को माफ कर सकोगे गौतम? माफी तो दोषी को मांगनी चाहिए। तुमने मुझे चाहा ही कब था? तुम्हें लेकर सपने बुनना तो मेरी गलती थी। ओह गौतम, तुम इंसान नहीं देवता हो। अब तुम जरूर गलती कर रही हो सुम्मी। एक कमजोर इंसान को देवत्व देकर देवता का अपमान मत करो। ताई क्या इसीलिए तुम्हें इतना प्यार करती थी ये गौतम? पता नहीं, पर तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने बुलाकर मुझे कहा कुछ नहीं, बस सिर पर आशीर्वाद का हाथ धर मौन रह गई थीं। तुम उनकी बात समझ गए थे गौतम? हाँ, इसीलिए मैंने उन्हें अपने मन की पूरी कहानी सुना दी थी सुमन। ताई की गोद में खेलकर भी हम उन्हें उतना नहीं जान सके जितना तुम। क्या रिश्ते सिर्फ खून के ही होते हैं सुमन? नहीं गौतम, आज इस सत्य को मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? गौतम के सामने दोनों हाथ जोड़ अपनी नम पलकों के साथ सुमन कमरे से बाहर चली गई। आप सुन रहे थे पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी रिश्ते।